नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। मैं सूरजमल राठौड़ आपके सामने के टॉपिक के ऊपर हमने हमारी पूरी चर्चा की थी और इससे पहले भी हमने वर्ण, शब्द और वाक्य के ऊपर हमारी पूरी चर्चा कर ली है हमने। अब हम आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कक्षा 6 से लेकर 9 तक अनिवार्य रूप से लागू होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, यूँ कहूँ तो संज्ञा आज का हमारा जो टॉपिक है संज्ञा है। वैसे तो अमूमन देखा जाता है कि आपको स्कूल में जब आप जाते हो या कोई अन्य अध्यापक है वो आपको सबसे पहले संज्ञा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले व्याकरण के साथ व्याकरण के जो प्रमुख 3 अंग होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य, उन सब के बारे में बताता हूँ। फिर हम वर्ण तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में हम शब्द पढ़ते हैं। शब्द हम जब विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कभी परिवर्तन हो जाए, काल, पुरुष, वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन आदि के अनुसार वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, विकार जिनमें आ जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और उनमें से विकारी शब्द हमारा कौन सा है? संज्ञा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ जो संज्ञा है हमारा वो कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा है हमारा वो एक तरीके का विकारी शब्द है जिनमें परिवर्तन कभी न कभी आता रहता है। उनकी भी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और दूसरा पद होता है हमारा अविकारी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिनमें परिवर्तन न हो कभी भी, मौसम चाहे कैसा भी हो, वाक्य चाहे कैसा भी हो, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा भी वाच्य हो, उन शब्दों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और जिनका दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय, जिनका कोई खर्च न हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक की अगर आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम हमारे जो स्कूलिंग के लिए जो संज्ञा लगती है उसकी बात मैं यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले हमारा जो ये शब्द है, ये शब्द की बनावट देखते हैं कैसे है, उसके बाद में शब्द का अर्थ देखते हैं क्या है, फिर हम परिभाषा की बात करेंगे, फिर हम प्रकारों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो संज्ञा शब्द है इसको हम जब बनाते हैं या उसकी बनावट करें, इसकी संरचना की बात करूं तो सम, उपसर्ग और ज्ञा जो आपका मूल शब्द है वो रहता है। सम आपका क्या है? जो उपसर्ग है, और उपसर्ग हमेशा विकारी शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा विकारी शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। कभी भी वो शब्द नहीं होते, न ही उनका कोई स्वतंत्र अर्थ होते हैं। जिस प्रकार वो किसी धातु या किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, अपना अर्थ है वो परिवर्तन करते रहते हैं। तो सम उपसर्ग है और ज्ञा हमारा क्या है? मूल शब्द है। सम उपसर्ग, ज्ञा मूल शब्द। देखिए, उपसर्ग की हमने साथ में बात, क्योंकि वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम जब व्याकरण के कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो कोई भी एक टॉपिक है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। व्याकरण का कोई भी टॉपिक है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि पूरी व्याकरण अपने एक दूसरे टॉपिक के साथ समाहित होती है, जुड़ी हुई होती है। क्योंकि उनके अंदर जैसे प्रत्यय आ गया तो हम प्रत्यय की बात करने लगे, उपसर्ग आ गया तो उपसर्ग की बात हम करने लगे, विलोम शब्द कहीं आ गया, पर्यायवाची आ गया तो उनकी हम बात करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमने बात की कि उपसर्ग हमारा सम है और जिसका अर्थ क्या होता है? समान। ठीक है, उसके बाद में ज्ञा है तो धातु है जिसका मतलब क्या होता है? जानना होता है। और इस प्रकार से अब दोनों शब्दों को जोड़ेंगे हम। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपके सामने जो शब्द है वो क्या आएगा? संज्ञा आएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? समान रूप से जानना। समान रूप से जानना। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से हमारा जो अर्थ है वो ये निकल कर आता है कि समान रूप से जानना। लेकिन
लेकिन मैं बात करूं जो संज्ञा शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन आपके यहाँ स्कूलिंग में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप इससे परिचित हो जाओ इसलिए मैं बता रहा हूं कि संज्ञा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर आपको हर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है अलग पता हो जाए तो फिर वहां पर उसकी परिभाषा में कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, जो शब्द आपको दिया होता है उस शब्द का क्या अर्थ है, मूल रूप से उस शब्द का अर्थ क्या होता है। परिभाषा अलग हो सकती है, उसका अर्थ अलग हो सकता है। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अब नाम यानी नाम से हमारा तात्पर्य क्या है, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी नाम दिखाई देते हैं आपको, आपके सामने कोई भी वस्तु आई और उस वस्तु के आने से आपके दिमाग में उसका नाम आपके दिमाग में आ गया, यानी कोई भी वस्तु है, जैसे अब मेरे सामने मोबाइल है, मेरे सामने आप बैठे हो, स्टैंड है, आपके सामने ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इधर मार्कर आपको दिखाई दे रहा है और छत दिखाई दे रही है, फर्श दिखाई दे रहा है, यानी जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सब का नाम क्या कहलाएगा, उन सब का नाम संज्ञा कहलाएगा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, नाम होता है। अर्थात दुनिया के समस्त नाम, दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया के जितने भी नाम, हमें कोई भी हम वस्तु देखते हैं और आपके दिमाग में फटाक आपका नाम याद आया, जैसे मैंने ये क्या आपके सामने किया और आपने कहा ये जी मार्कर है, और ये जो मार्कर ही है वो क्या कहलाया, संज्ञा कहलाया। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आपने कहा जी कोई यहाँ पर जो सर है वो पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आपने ये कहा सर क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने ये कहा कि ये जो मार्कर है इसका जो नाम है वो संज्ञा है, यहाँ पर ये मार्कर संज्ञा नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये मार्कर संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा है क्या, इसका जो नाम है वो संज्ञा है। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, नाम होगा। समझ में आई ये बात कि ये जो वस्तु है इसका नाम संज्ञा, न कि ये वस्तु संज्ञा है। मैं आपके सामने एक खड़ा हूँ, आदमी खड़ा हूँ, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति संज्ञा नहीं है, इस व्यक्ति का जो नाम है वो संज्ञा है। आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन है, आपके स्क्रीन जो नाम लेते हो वो संज्ञा है, न कि स्क्रीन जो वस्तु है वो संज्ञा है। आपके सामने फर्श है, फर्श उसका जो नाम है वो संज्ञा, न कि वो फर्श जो वस्तु है, वो स्थान है, वो संज्ञा है। तो आपके समझ में आ गया, दुनिया के समस्त नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो हमें नाम किस किस रूप में मिलते हैं, हमें नाम मिलेंगे व्यक्तियों के रूप में। व्यक्ति में कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर, उन प्राणियों को हम व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे। वस्तु, स्थान और तीसरा आता है भाव। आपके सामने चार चीजें दिखाई दे रही है आपको। व्यक्ति, दुनिया के समस्त प्राणी किस में आएंगे, व्यक्तियों में आ जाएंगे, चाहे वो जानवर है, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति है, वो किस में आएंगे, यहाँ पर व्यक्ति में आ जाएंगे। यहाँ पर जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किस में आ जाएगी, ठीक है। वस्तुओं के अलावा और बड़ी छोटी चीज़ें जो भी होती है सारी वो इसमें आ जाएगी। और जितने भी स्थान हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, स्थान में आ जाएंगे। और जो भी भाव होते हैं, हमारी संवेदनाएं होती है, हमारी जो फीलिंग होती है वो किस में आ जाएगी, भाव में आ जाएगी। आपके सामने चार चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, चार चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। इन चारों को हम किस में बांटेंगे, उनके प्रकारों में हम बांटेंगे। तो आपके सामने देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मैंने ये कहा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुनिया के समस्त नाम। तो आपको इस नाम को भूलना नहीं है, इस नाम को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने ये कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अब इसी से मैं परिभाषा बना दूंगा। आपके सामने जो चार नाम दिखाई दे रहे हैं, इन चार नामों से ही हम हमारी जो परिभाषा है वो बनाएंगे। तो किस तरीके से ये परिभाषा है आपको याद करनी है। सबसे पहले आपको ये जानना है, संज्ञा एक विकारी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग है जो एक शब्दांश है। ज्ञा मूल शब्द है जिसका अर्थ जानना होता है। और शाब्दिक अर्थ नाम होता है, यानी दुनिया के समस्त नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और आपके सामने चार शब्द है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, ठीक है। आपके सामने अभी मैं परिभाषा से आपको परिचित करवा रहा हूँ।
संज्ञा की जो परिभाषा है, देखिए परिभाषा क्या रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये कहा व्यक्ति, व्यक्ति में मैंने कहा समस्त प्राणी इसमें आ जाएंगे, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को, आदि को नहीं कहेंगे, आदि को नहीं कहेंगे, आदि के नाम को, आदि के नाम को हम क्या कहेंगे, नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में आई परिभाषा। मैंने 4 नाम लिखे थे, कोई भी व्यक्तियों के नाम है, वस्तुओं के जो नाम है, स्थान के जो नाम है, भाव के जो नाम है, आदि के जितने भी नाम होते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, संज्ञा हम कह देंगे। जैसे हम लिखते हैं, जैसे की बात करूं मैं, उदाहरणों की अगर बात करूं, जैसे मान लो हमने कहा गाय एक संज्ञा है, जैसे मैंने ये कहा रावतसर स्थान है। ठीक है, वस्तु जैसे मान लो मैंने कहा कार, ठीक है, और जैसे मैंने ये कहा अमीर, आदि आदि जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द है, यहाँ से आपको बात का पता चल गया। अब हम इनके प्रकारों की अगर बात करें, इनके प्रकारों की अगर बात हम करें तो मैंने अभी 4 नाम क्या लिखे थे, व्यक्ति जो एक प्राणी है, ठीक है, ठीक है, दूसरा नाम हमने क्या लिखा, वस्तु, तीसरा नाम हमने लिखा स्थान, और चौथा नाम हमने लिखा भाव। इन चारों नामों को आपको एक साथ रखना है। इनकी 2 कैटेगरी हम बना लेते हैं, इन 3 को हम एक साथ रखेंगे, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, एक साथ लिखेंगे, और इस भाव को हम क्या लिखेंगे, एक साथ लिखने वाले हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, आदि का जो निश्चित नाम हो, आदि का अगर निश्चित आपको नाम मिलता है तो इसका जो पहला प्रकार है वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। आदि क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ये जो 3 नाम दिखाया है, आदि अगर जाति का बोध हो या जाति का नाम हो, बोध या फिर नाम हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका जातिवाचक कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। और उसके बाद में जितने भी भाव आते हैं, संवेदनाएं आती है, फीलिंग आती है, उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ये जो 4 नाम हैं, इन चारों नामों से हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो निश्चित नाम है, समझ में आ रही होगी बात आपके, कि व्यक्ति जो प्राणी है, वस्तु, स्थान आदि का जो निश्चित नाम है। ठीक है, अगर मैं इस रावतसर को एक स्थान है, ये मैं इसको ये कहता हूँ कि वह नगर, वह शहर, वह गांव, तब तो वह एक जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यह निश्चित नाम रावतसर, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर जाति का बोध हो, यानी इसकी जाति क्या होगी, ये नगर की श्रेणी में आता है, ये शहर की श्रेणी में आता है, तो ये जातिवाचक कहलाएगा। और यहाँ पर ये अमीर क्या है, ये भाव है, एक दशा है, एक स्थिति है, तो वो दशा, स्थिति, भाव आदि किस में आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा जो कितने शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के उदाहरण क्या होते हैं। अब मैं आपको संज्ञा के जो प्रकार हैं उनसे परिचित करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप अलग अलग तरीके की रचनाएं पढ़ते हो, जो हिंदी व्याकरण की जो रचना है, बहुत सारी त्रुटियां होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी अपने आप में पूर्ण हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है रचना प्रबोध 9 से 12, उसके हिसाब से, उसके आधार पर मैं आपको इनके प्रकारों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर आपने नोट नहीं किया तो यहाँ से वीडियो को रोक कर इधर नोट कर लोगे। उसके बाद मैं आगे आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, संज्ञा के प्रकारों, जो संज्ञा के प्रकार है उसकी बात मैं आपके सामने रखूँ। मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ संज्ञा के प्रकार, और संज्ञा के प्रकार में आपको 3 ही बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक 3 ही संज्ञा के प्रकार मानती है।
चाहे आपकी लोकल जितनी भी पुस्तकें हैं 5 माने तो आपको उनको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो फाइनल उत्तर माना जाएगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है वो ही उत्तर आपका माना जाता है। और उस पुस्तक में आपको 3 प्रकार दिए हुए मिलते हैं और तीनों प्रकार को मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा प्रकार आपके सामने कौन सा बताया मैंने अभी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार हमने क्या बताया? भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीनों प्रकार मैंने आपके सामने 4 नाम लिखे थे, चारों नामों से मैंने आपको रूबरू करवाया था। व्यक्ति जो प्राणी है, वस्तु, स्थान, तीनों को एक कैटेगरी में रखते हैं। निश्चित नाम आ जाए तो संज्ञा होगी, जाति का बोध होगा तो जातिवाचक होगी, अगर भाव स्थिति होता है तो वो कौन सी होती है? आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये 3 प्रकार आपको निश्चित रूप से याद रखने हैं। किस आधार पर मैं बता रहा हूं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आधार ग्रंथ है हमारा राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है उसके आधार पर मैं आपको ये जो 3 प्रकार है वो बता रहा हूं। अब जो 5 प्रकार है वो भी मैं आपको बता देता हूं कौन से 5 प्रकार माने जाते हैं अन्य रचनाओं में। तो व्यक्तिवाचक के कोई प्रकार आपको नहीं बताए जाते, आपको 2 और प्रकार पढ़ाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं मैं उनको भी बता रहा हूं। जो चौथा प्रकार आपको पढ़ाया जाता है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां प्रकार आपको कौन सा पढ़ाया जाता है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया? पूरा जो पैनल है, जो समिति है, उसने क्या किया? उस द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 ही प्रकार मानने हैं, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ा है संज्ञा की परिभाषा के साथ, संज्ञा के प्रकारों से आपको रूबरू मैंने करवाया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के जो प्रकार है, पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर हाजिर होऊंगा इसी टॉपिक के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर दें, ताकि अन्य भी विद्यार्थी इस कक्षा का आनंद बड़े बेहतर ढंग से उठा सके। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। मैं सूरजमल राठौड़ आपके सामने हो गया।